नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश में सुशासन और ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस इन मध्य प्रदेश पढ़ेंगे। ये जो यूनिट 5 है, आपके उसके सिलेबस का जो लास्ट वाला चैप्टर है, उसमें ये दिया हुआ है ना? और इससे मध्य प्रदेश में हर साल 1-2 क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हमको ये क्वेश्चन जो है यूनिट 9 आईसीटी वाले चैप्टर से आया हुआ है मतलब उससे आया यूनिट से आया हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नेंस से रिलेटेड जैसे पिछले साल में इस 2023 या 24 में जो है सुशासन के संबंध में एक क्वेश्चन पूछ लिया था और एक एक बार जो है मध्य प्रदेश में एक ई गवर्नेंस जो है योजना चलाई जाती है उसके ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था। तो उन सभी को जो है हम अपनी इस क्लास में कवर करेंगे जिससे आपका 1-2 क्वेश्चन अगर पूछे इस टॉपिक से तो वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? मतलब जो है कवर हो जाएगा। और अम ये भी रहेगा कि आप जैसे आईसीटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी जैसे जो स्टैंडर्ड बुक हैं आईसीटी के लिए जो जैसे निर्माण की बुक है, परीक्षा धाम की है या और भी जो भी है, तो वहाँ पर जो है आपको ये ई गवर्नेंस वाला जो पोर्शन है वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको भटकना नहीं है, पीडीएफ भी मिल जाएगा, साथ में जो भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ से उसको भी आप रिवाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को जो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें जो है मध्य प्रदेश में जो सुशासन है उसके संदर्भ में क्या-क्या चीज़ें जो है हमें पढ़नी है, ठीक है? तो क्लास को हम शुरू करें और सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये गुड गवर्नेंस होता क्या है? पहले तो ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक होता है गवर्नेंस और एक होता है गुड गवर्नेंस। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, काम करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि काम निपटाना, बस काम करने के लिए कर रहे हैं और एक होता है काम को अच्छे से करना। मतलब काम को जो है वो इस तरीके से करना कि लोग देख के ये बोलें कि यार किसने किया है ये? समझ रहे हो? वैसे ही क्या है, एक होता है शासन करना, ठीक है? सिर्फ़ शासन कर रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हम कर रहे हैं और एक होता है गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस का मतलब होता है कि शासन को इतने बेहतर तरीके से करना कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सके। क्या हो सके? लोगों का कल्याण हो सके, वेलफेयर ऑफ पीपल हो सके। तो इसी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग गुड गवर्नेंस को समझते हैं। क्लास बाइलिंगुअल है ना? तो कोई समस्या की बात नहीं है। राइट साइड में जो है आपको इंग्लिश कंटेंट मिल जाएगा और लेफ्ट साइड में आपका जो है हिंदी कंटेंट है ना? मैं दोनों कंटेंट को साथ में पढ़ता भी चलूँगा। तो इसमें क्या है, गुड गवर्नेंस के लिए अगर हम देखें तो क्या कहा जा रहा है, शासन की वह प्रणाली जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही, भागीदारी, समानता, दक्षता और न्याय सुनिश्चित हो। क्या कह रहा है? अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एथिक्स में भी हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, इक्विटी, इफिशियंसी एंड जस्टिस। तो एक ऐसी प्रणाली, शासन की ऐसी प्रणाली जिसमें पारदर्शिता हो, मतलब जो सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी हो, मतलब जनता को पता हो कि सरकार के द्वारा किस प्रकार से काम किया जा रहा है। जैसे अभी ट्रांसपेरेंसी को लेकर के एक बहुत बड़ा इश्यू उठा हुआ है, जो पीएम केयर फंड बनाया गया है। उसमें पीएम केयर फंड में जो है मोदी जी ने कहा कि भाई इसके बारे में हमसे कोई जानकारी मत मांगिए, ठीक है? इसको हम अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। तो मन में क्या डाउट आता है कि अरे पता नहीं क्या है? और वैसे भी होता है ना कि छुपी हुई चीज़ों में और ज़्यादा मन करता है कि हम उसको जानें। तो क्या होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सरकार के काम में, इससे करप्शन कम होता है। फिर जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसके प्रति आप अकाउंटेबल होने चाहिए। आप लोग अधिकारी बनेंगे तो ये रहेगा भी। अभी हमारे इंदौर में एक इतनी दुखद घटना हुई कि जो है वह खराब पानी पीने की वजह से जो है इतने सारे लोगों की जो है मौत हो गई। तो ये क्या, अगर मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, तो इस तरीके की दुर्घटनाएँ नहीं होंगी। फिर भागीदारी, जनता को भागीदार बनाना, जैसे स्वच्छ भारत मिशन में बनाया गया। समानता होनी चाहिए। फिर दक्षता, दक्षता मतलब कैपेसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जो प्रशासन में जो लोग हैं, शासन प्रशासन में लोग हैं, वो दक्ष होने चाहिए। उन्हें हर विषय की अच्छी से गहराई में से समझ होनी चाहिए। जैसे अभी एक राज्यसभा में सांसद हैं राघव चड्ढा जी, वो दक्ष हैं, एफिशिएंट है, अपने काम के लिए जो है एफिशिएंट है। अभी बिहार के ही एक सांसद का मैं देख रहा था कि उनका जो एमपी लेड स्कीम चलता है अ, सांसद निधि के संदर्भ में, मतलब अपने जिस जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी रहता है वहाँ पर उनको विकास करना होता है। 5 करोड़ दिए जाते हैं हर साल उनको सांसद निधि के तहत। उसका वो यूज़ ही नहीं करते क्योंकि विकास करने के प्रति जो है उनके अंदर उत्साह ही नहीं है। जिसको एक कहते हैं ना कि
उत्साह होना काम करने के लिए, बस वोट मिल गया, जीत गए, बस अब 5 साल कैसे जैसे चलाना है। करप्शन करने में बहुत ज़्यादा क्या रहेंगे वो, एक्टिव रहेंगे, लेकिन विकास के लिए जो है एक्टिव नहीं रहेंगे। मतलब जनता की समस्या से बहुत ज़्यादा उनको उसके प्रति अवेयर नहीं रहेंगे, जनता की रियल प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे। तो एफिशिएंट होने चाहिए और न्याय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब शासन में ये सारी चीज़ें जो है होती हैं, तब उसको कहा जाता है ये गुड गवर्नेंस है, अच्छी सरकार है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि यह केवल सरकार चलाना नहीं, बल्कि जो है जीवन स्तर को बेहतर बनाने व विकास को समावेशी और टिकाऊ बनाने का माध्यम है। क्या है? जिससे लोगों का जो जीवन स्तर है, ठीक है? मीडियम टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन स्तर को जो है बेहतर बनाया जाए, लोगों की पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया जाए, गरीबी बेरोजगारी को दूर किया जाए, अच्छी सड़कें हों, हॉस्पिटल्स हों, स्कूल्स हों, ये तमाम चीज़ें। और साथ में जो डेवलपमेंट किया जाए वो कैसा हो, सस्टेनेबल हो, इंक्लूसिव हो और सस्टेनेबल हो। इंक्लूसिव का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है समावेशी विकास, सभी लोगों को भागीदार बनाना। ये नहीं कि डेवलपमेंट हुआ किसी एक क्षेत्र में हुआ और बाकी पूरा क्षेत्र छूटा रह गया, या इसमें जो है कुछ धर्म के लोगों का विकास हुआ, कुछ जाति के लोगों का विकास हुआ, कुछ जाति पिछड़ गए या धर्म के लोग पिछड़ गए। तो ये नहीं होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए। शहर का भी विकास हो, गांव का भी विकास हो और सस्टेनेबल हो। ये नहीं हो कि पुलिया बनाई 4 साल बाद ढह गया, बिल्डिंग बनी सरकारी बच्चों के लिए, बिल्डिंग बनाई गई, छत गिर गया। ठीक है, तो सस्टेनेबल भी होना चाहिए, मतलब लंबे समय तक जो है उसको, क्योंकि रिसोर्सेज तो यूज हुए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मिला करके गुड गवर्नेंस कहा जाता है। अब आप एक मोटा-मोटा एस्पेक्ट समझ लिए कि गुड गवर्नेंस क्या है। इसमें जब मेंस की क्लास होगी ना, तो मैं आप लोगों को क्योंकि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है गुड गवर्नेंस वाला टॉपिक, और एमपीपीएससी, यूपीएससी में तो इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता था। मतलब गुड गवर्नेंस गवर्नेंस को तो बहुत अच्छे से करना पड़ता था जीएस सेकंड पेपर में, और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछता था। लेकिन अब एमपीपीएससी में भी इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, है ना? तो ये हो गया क्या, गुड गवर्नेंस। अब एक विश्व बैंक की रिपोर्ट है, एक फैक्ट है यहाँ पर कि विश्व बैंक में ने 1992 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, शासन और विकास। रिपोर्ट का क्या नाम था, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। इसमें उन्होंने कहा था कि गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि शासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार यह देश के संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने का तरीका है। मतलब किस तरीके से आप संसाधनों के प्रयोग में शक्ति का प्रबंधन करेंगे, शक्ति का प्रयोग करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या है, विकास को पहुंचाया जा सके। यहाँ तक की बात सबको स्पष्ट है। अब गुड गवर्नेंस का मूल मंत्र क्या होता है, मोदी जी कई बार इसको जो है बोले भी हैं। तो गुड गवर्नेंस का मूल मंत्र होता है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। क्या होता है मूल मंत्र, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। इसीलिए देखिए सरकारी नौकरियों में कितनी ज़्यादा पोस्ट कम होने लग गई है। मतलब सरकार का जो साइज है वो न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा, लेकिन जो गवर्नेंस होगा, सरकारी सेवाओं तक लोगों की जो पहुंच होगी वो मैक्सिमम होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या है, ऑनलाइन किया जाने लगा है। अब सब सारी चीज़ें आप आईसीटी में पढ़ ही रहे हैं कि अब आप देख रहे हैं कि हमको बिल पेड करना है, बिजली बिल का बिल भुगतान करना है, घर बैठे कर दिए हमने। मकान टैक्स पेड करना है, घर बैठे कर दिए। जाति प्रमाण पत्र चाहिए, कोई सर्टिफिकेट चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को जो है हमने घर बैठे उसका अप्लाई कर दिया, डिजिटली वो हमें आ गया। नहीं तो लंबी लंबी लाइनें लगने पड़ती थी। इसके अलावा ही मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई थी, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, शासन आपके द्वार। शासन आपके द्वार एक योजना चलाई गई थी, कमेंट में बताना कि कब इसको शुरू किया गया था। ये भी गुड गवर्नेंस का एक एग्जाम्पल है। और इसके संबंध में एग्जाम में जो है ऐप, पोर्टल, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, पीवाईक्यू आप उठा के देख लीजिए। ठीक है ना? तो उन सबको हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। अब आता है सुशासन के प्रमुख तत्व, मतलब जो है की एलिमेंट क्या है, सुशासन के लिए जो है की एलिमेंट क्या है, इसको हमें देखना है, क्योंकि इस पर जो है प्रश्न पूछा जा चुका है। तो सुशासन के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए जो है 3 की एलिमेंट है। कितने? 3 जो है की एलिमेंट है, जिसमें सबसे पहली चीज है जो होना ही होना चाहिए, वो है क्या, जब पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सरकार जो भी काम करे वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इससे क्या है, करप्शन नहीं होगा। क्लियर है बात? जैसे सपोज कीजिए कोई सड़क बना, तो सड़क बनाने में कितना पैसा खर्च हुआ, कौन-कौन से मटेरियल यूज़ किए गए, कितना मटेरियल लगाया गया, सारी चीज़ें जो है आपको जो है वो या तो ऑनलाइन माध्यम में से या किसी भी तरीके से जो उपलब्ध करवाया जाएगा, उपलब्ध रहेगा, जिससे क्या है कि आप उसको चेक कर सकते हैं। जब आपको पता रहेगा कि यार जनता जो है इसको देख सकती है ना? अधिकारियों को ये बात पता रहेगा, तो क्या होगा, वो लोग करप्शन नहीं कर सकेंगे।
क्लियर है बात? नहीं तो फिर वही स्थिति हो जाती कि जैसे एक ग्राम पंचायत में हुआ था ना कि डेली 1000 का बिल लगाया जा रहा था चाय और समोसे के नाम पर। कर्मचारी 4 थे वहाँ पर और 1000 का जो है बिल बनाया जाता था डेली। किस बेसिस पर? चाय समोसा के नाम पर। जबलपुर में एक केस हुआ था टीचिंग में जो सैलरी को लेकर के 3-4 फर्जी लोगों के नाम से जो है सैलरी निकाल ली जा रही थी ट्रेजरी से। तो ये नहीं होना चाहिए। फिर जवाबदेहिता, अकाउंटेबल होना चाहिए। मतलब अकाउंटेबल कौन होगा? अभी देखिए हमारे यहाँ कोई मंत्री मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देते। कुछ हुआ, 2-4 सरकारी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिए, मामला दब जाता है। तो अकाउंटेबिलिटी क्या? मतलब अपने काम के लिए जो है अकाउंटेबल होना कि ये मैंने किया है, इस बात को जो है अपनी ज़िम्मेदारी किसी और के ऊपर थोप देना नहीं। अब जो मंत्री हैं, मान लीजिए शहरी विकास मंत्री हैं, अगर शहरी विकास मंत्री के रहते हुए कोई शहर में कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? शहरी विकास मंत्री लेना चाहिए। अधिकारियों को सस्पेंड करने से क्या मतलब? अधिकारियों को भी होना है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें अकाउंटेबल नहीं होना है, उन्हें भी अकाउंटेबल होना है। लेकिन आप भी तो हैं, क्लियर है बात? लेकिन कोई मंत्री सस्पेंड होता है, कोई मंत्री त्यागपत्र देता है? नहीं, एक बार कुर्सी से चिपक गए, वो तो ये सोचते हैं बड़ी मुश्किल से तो मिला है। तो ये हो गया। फिर समयबद्धता, काम जो है टाइम से कंप्लीट होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय जो है टाइम से कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अगर समय से कोई चीज़ पूरी नहीं होती तो उसका फिर कोई वैल्यू नहीं है। आप देखिए कितने छात्रों का एमपीपीएससी में कितने छात्रों का जीवन बर्बाद हुआ, ये आरक्षण का मुद्दा लटका तो कितने छात्र जो इतने प्रतिभाशाली थे, इंटेलिजेंट थे, जो आज किसी न किसी कोई ना कोई अधिकारी होते, लेकिन यही ये ओबीसी के चक्कर में जो है मतलब उनका जीवन आप समझ लीजिए कि अब इस तरीके की है। मेरे हम तो उसी समय के छात्र रहे हैं, तो हमारे जो मित्र लोग हैं उनमें से कुछ लोग सेलेक्ट भी हो गए। अच्छा है जीवन, लेकिन कितने सारे थे जो प्रतिभाशाली थे, लेकिन अब भाई ज़िम्मेदारियाँ भी तो है ना, 4-4 5-5 साल कौन वेट कर सकता है? हैं? पेपर ले लिया आपने 24 में, अब कब मेंस लेंगे कोई रता पता नहीं है। मन आ गया आपने एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया। कोई मतलब टाइमलाइन ही नहीं है। तो ये जो 3 हैं वो की एलिमेंट होते हैं, इनका होना बहुत ज़रूरी। इसके अलावा चौथा कुछ भी देखें मानना नहीं। ये सुशासन के 3 प्रमुख तत्व हैं। एग्ज़ामिनर यहीं फँसाएगा आपको, ठीक है? हो सकता है उसमें यही यही लिख दे, भागीदारी लिख दे या और कोई पॉइंट लिख दे तो लगेगा कि हाँ यार, ये तो होना चाहिए गुड गवर्नेंस में, अच्छी सरकार के लिए ज़रूरी है। जैसे अभी हमने शुरू में ही पढ़ा, तो हमने ये सामान्य डेफिनेशन पढ़ा है, लेकिन जो की एलिमेंट है वो ये 3 है: पारदर्शिता, जवाबदेहिता और समयबद्धता। यहाँ तक की बात सबको स्पष्ट होगी? फिर इसके साथ ही सतत विकास के साथ अगर इसको हम जोड़ लें, तो हमारा जो सतत विकास लक्ष्य है, एसडीजी है, उसका लक्ष्य नंबर 16 सीधे तौर पर सुशासन से जुड़ा हुआ है, गुड गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसका जो लक्ष्य नंबर 16 है, गोल नंबर जो 16 है, वो डायरेक्टली जो है वह गुड गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। क्लियर है बात? अब हम फैक्ट पे देख लेते हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए, अब हम इससे रिलेटेड सारे फैक्ट को देख लेते हैं। अब आता है सुशासन के 8 सिद्धांत। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि सुशासन के कितने सिद्धांत होते हैं। देखिए, इससे पहली वाली स्लाइड में हमने एलिमेंट पढ़ा है, अब मैं बता रहा हूँ सिद्धांत, ठीक है ना? प्रिंसिपल, तो 8 प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस। तो आपको पहले तो याद रखना है कि 8 इसके प्रिंसिपल होते हैं। वो 8 प्रिंसिपल कौन-कौन से हैं? सबसे पहले तो न्याय संगत समावेशी होना चाहिए, भागीदारी, फिर उत्तरदायी, जवाबदेही, आम सहमति, जनता की सहमति, पारदर्शी पारदर्शी, कानून का शासन, प्रभावी और कुशल। ये 8 सिद्धांत हैं सुशासन के लिए। इनको उदाहरण के साथ हम लोग समझ लेते हैं। जैसे पारदर्शिता है, पारदर्शिता का क्या मतलब है? निर्णय जो है स्पष्ट होना चाहिए। इसमें उदाहरण आता है सूचना का अधिकार, आरटीई, है ना? एमपीपीएससी इस पर भी प्रश्न पूछ चुका है, पीवाईक्यू में ईयर पूछा था कि कब इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। आरटीई है ई टेंडरिंग होना, इससे क्या है कि पारदर्शिता बनी रहती है, ये नहीं होता कि टेंडर में जो है घालमूल हो जाए। फिर है जवाबदेही, जनता और संस्थाओं के प्रति। इसका उदाहरण क्या है? लोकपाल और लोकायुक्त और सोशल ऑडिटिंग। ठीक है, तो लोकपाल और लोकायुक्त के संबंध में 2013 में कानून बनाए गए थे, जिसे बाद में अन्ना हजारे जी ने जो है लोकपाल इसको काफ़ी जो है इसके ऊपर तंज भी कसा था उन्होंने कि ये कैसा लोकपाल है। और अभी भी यही समस्या है कि जो लोकायुक्त थे उनकी नियुक्तियां ही नहीं की जाती हैं। तो सेंट्रल लेवल पर जो हैं चीफ लोकपाल कमिश्नर, उनकी नियुक्तियां ही नहीं की गई हैं।
फिर है भागीदारी। निर्णय निर्माण में नागरिकों की भागीदारी होनी चाहिए, जैसे ग्राम सभा की बैठकें रेगुलर होनी चाहिए, पंचायत हमने पढ़ चुका है। और भी तरह तरह के तरीके होते हैं जिससे नागरिकों की भागीदारी इंश्योर की जाती है। जैसे आपने एक माई जीओवी पोर्टल सुना होगा, वहाँ पर बहुत सारे क्या है, नागरिकों से क्या है, फीडबैक लिए जाते हैं। फिर उत्तरदायित्व तो होना चाहिए, कानून के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, है ना। जैसे कैग के द्वारा ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है। इससे क्या है, कैग जो अपना ऑडिट प्रस्तुत करता है, इसके बाद हमारी क्लास कमीशन पर ही होने वाली है। तो कैग के द्वारा जो ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है, उससे पता चलता है कि जो पैसे बजट में एलोकेट किए गए थे वो सही तरीके से यूज हुए हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही सिस्टम हो कि 100 रुपये ले लिए, ये किसी काम को करने के लिए 10 रुपये का काम किए, वही कागज में कुआं खुदा और काम खत्म हो गया। फिर है न्याय व समानता, समान अवसर मिलना चाहिए सभी को। उदाहरण के लिए आरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर है दक्षता व प्रभावशीलता, संसाधनों का सही उपयोग। उदाहरण के लिए डिजिटल इंडिया, फास्टैग, ये तमाम चीज़ें जो है इससे क्या है, दक्षता व प्रभावशीलता जो है इंश्योर होती है। संसाधनों का सही उपयोग का क्या मतलब होता है, जो सरकारी पैसे हैं उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। जैसे वही मैंने बताया कि आप पुल बनाओ तो ऐसा बनाओ कि यार कुछ दिन चले। अंग्रेजों के ज़माने के पुल अभी तक चल रहे हैं, उनको कोई मतलब प्रॉपर अगर मेंटेन किया जा रहा है तो ठीक ठाक चल रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे देश की सरकार चीज़ें बना रही हैं ना, हमारे अपने इंजीनियर हैं, इसके बाद भी करप्शन इतना है कि आप देखिए 2-2 साल में कई तो बनते-बनते ढह जा रहे हैं, ये स्थिति है। फिर है सर्वसम्मति उन्मुख होना चाहिए, हितग्राहियों का संतुलन, इसको कहते हैं जीएसटी काउंसिल, इसका एक उदाहरण है। सर्वसम्मति उन्मुख का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि जनता से राय लिया जाए, एक जो है कंसेंसस बनाया जाए। जैसे कृषि कानूनों में हुआ था, देखिए कृषि कानून को सरकार ने ज़बरदस्ती इम्पोज़ करने की कोशिश कर दी। हुआ ये कि देश में जो है आंदोलन छिड़ गए। देश में क्या हो गया, आंदोलन छिड़ गया, खास करके पंजाब हरियाणा के किसान देखें। वो याद कीजिए, कोविड के जस्ट बाद ही ये स्टार्ट हुआ था, 2 ढाई साल तक लगातार चला है। देश में कितनी जो है इस वजह से जो है समस्याएं क्रिएट हुई। वो लाल किला तक पहुंच गए थे ट्रैक्टर वैक्टर लेके किसान लोग। तो उससे अच्छा ये है कि आप कोई भी कानून बनाने के पहले, कोई भी कार्य करने के पहले जनता से कंसेंसस ले लें, कंसेंसस बना लें। वेरियस जो हितधारक हैं उनके प्रति जो है क्या कर लें, कंसेंसस बना लें। जैसे अभी होली के जस्ट पहले आपने देखा रहा होगा कि 1 या 2 मार्च को जो है, जो बस ड्राइवर थे उन्होंने क्या किया था, हड़ताल किया था, ड्राइवरों ने हड़ताल किया था। क्योंकि एक वो जो मतलब कानून लाया गया था वाहन चालन से संबंधित। अब उस कानून में कुछ ऐसे प्रावधान थे जिससे उनको लगा कि उनके जो इंटरेस्ट है वो निगेटिवली इम्पैक्ट होंगे, तो उन्होंने हड़ताल कर दिया। इससे अच्छा ये है कि उनकी समस्याओं को सरकार पहले सुन ले और उस तरीके से एक मिडिल पाथ क्रिएट करे। तो खैर, ये 8 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी है? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्टिस एंड इक्विटी, इफिशियंसी एंड कंसेंसस ओरिएंटेड। ये 8 सिद्धांत हैं सुशासन के। अब आते हैं भारत में सुशासन, इसका राष्ट्रीय ढांचा देखते हैं। तो इसके लिए जो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। क्या कि स्टार्ट किया गया था? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, कब स्टार्ट किया गया था? 18 मई 2006 को। 18 मई 2006 को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना जो है प्रारंभ की गई थी। इसकी संरचना में देखते हैं तो यह 31 मिशन मोड परियोजनाएं चला रहा है। क्या चला रहा है? 31 मिशन मोड परियोजनाएं इसके अंतर्गत चल रही हैं और इसके 8 घटक हैं। कितने घटक हैं? 8 घटक हैं। अब 8 घटक के यहाँ जो ये हमने पिछली क्लास में पिछली वाली स्लाइड में देखा ना, यही 8 घटक जो है इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ये जो सुशासन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है इसके अंतर्गत। क्लियर है बात? अब जो 27वां नेशनल ई गवर्नेंस सम्मेलन है वो 3 से 4 सितंबर 2024 को मुंबई में हुआ था। ठीक है, ये एक करेंट है। इसके साथ अभी 2025 का भी ये हो गया है। तो सितंबर, हाँ सितंबर 2025 में ही, कब? सितंबर 2025 में ही जो 28वां 18th ई गवर्नेंस जो सम्मेलन है, 28वां नेशनल ई गवर्नेंस जो सम्मेलन है वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है ना। आंध्र प्रदेश के, हाँ आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो है इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है, सम्मेलन वगैरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। और कब स्टार्ट किया गया था? 18 मई 2006 को। ये महत्वपूर्ण फैक्ट जो है आपको यहाँ इसकी जानकारी हो गई। इसके बाद में ये PYQ है।
सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। किसके उपलक्ष्य में? अटल जी की जयंती के उपलक्ष्य में इस दिन को जो है वह सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 2014 से शुरू किया गया था। ये भी याद रख लेना, क्योंकि देखिए इससे पिछले वाले एग्जाम में उन्होंने पूछ लिया था कि जो योगा वर्ल्ड योगा डे जो मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है ना, वो कब से प्रारंभ किया गया था। इसके साथ ही प्रत्येक वर्ष जो है 19 से 25 दिसंबर के बीच में जो है वह सुशासन सप्ताह सेलिब्रेट किया जाता है, गुड गवर्नेंस जो है वीक जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद में गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, जैम पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये भी पीवाईक्यू है। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता होगा, आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि भैया ने जो जो भी मतलब मैंने जो कंटेंट बनाया है वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को इंक्लूड करके ही बनाया है, और साथ में प्रॉपर रिसर्च करके ही। ठीक है, मतलब ऐसा है कि जब मैं तो अपने समय में प्रिपरेशन करता था तो मुझे 15-20 साल के क्वेश्चन तो याद हो जाते थे। इसके बाद अभी भी मतलब ये है कि अ, हम जो है जितने भी एग्ज़ाम वगैरह होते रहते हैं एमपी में, यूपीएससी में जब पढ़ाते हैं तो यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं उन सब के पेपर पर जो एग्ज़ाम होते हैं उन पर पैनी नज़र बना के रखते हैं कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है इस सब, और यहीं पर हम आपके काम को सरल करते हैं। ये सारी चीज़ें आप भी जानते हैं, लेकिन हम आपको जो है एक जामवंत की तरह काम करते हैं। जैसे आप हनुमान हैं, आपको अपनी ताकत का जो है अंदाज़ा नहीं होता, तो जामवंत जो है ना, ये जामवंत जी उनको हनुमान को उनकी ताकत का अंदाज़ा करवाते हैं कि भाई तुम कितने शक्तिशाली हो। वैसे ही हम आपको थोड़ा-सा क्या है गाइड करते रहते हैं, बस इतनी ही हमारी भूमिका है। ठीक है? बाकी मेहनत तो आप लोग करते ही हैं, उसमें कोई शक नहीं है। ख़ैर, तो इसका प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका प्रारंभ किया गया था 9 अगस्त 2016 को। कब किया गया था? 9 अगस्त 2016 को भारत सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है? लॉन्च किया गया था 9 अगस्त 2016 को। इसका संचालन, इसकी जो नोडल एजेंसी है, अब इस तरीके के फैक्ट भी महत्वपूर्ण होते हैं, तो आपको याद रखना है कि इसकी जो नोडल एजेंसी है, कौन नोडल जो एजेंसी है, वह केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है। कौन है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है इसकी नोडल एजेंसी है। इसका उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता ऑब्लिक जवाबदेहिता लाना है। क्या है? इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। इसमें आप भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और सरकार को अपने प्रोडक्ट, मान लीजिए कि आप एक फर्नीचर बनाने वाले आपका जो है उद्योग है, या आप फर्नीचर सप्लाई करते हैं, तो आप ई जेम पोर्टल में खुद को रजिस्टर कर लीजिए, और सरकार टेंडर रिलीज करती है और आप अपना जो है कोटेशन के अकॉर्डिंग जो है वह माल सप्लाई कर सकते हैं सरकार को। ठीक है, इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है कि मतलब ये तो नहीं होता यार कि इसके साथ साठ गांठ करके जो है इसको टेंडर दे दिया गया। क्लियर है बात? और इसी के साथ इसका उद्देश्य अधिकारियों के लिए ई मार्केटिंग को सरल बनाना है ना, सिंप्लीफाई ई मार्केटिंग फॉर ऑफिशियल्स। यहाँ तक की बात सबको स्पष्ट है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये भी पूछ चुका है ई-जेम से रिलेटेड। अब आता है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार, ठीक है? इसका प्रारंभ 2006 में किया गया था। कब किया गया था? 2006 में। और मध्य प्रदेश को अभी तक जो राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कौन-कौन से उत्कृष्टता पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किए गए हैं। तो वर्ष 2022 में, कब? वर्ष जो है 2022 में बुरहानपुर जिले को, किसे? बुरहानपुर जिले को जल जीवन मिशन के उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जा चुका है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। वर्ष 2021 में दतिया जिला प्रशासन को जो है पोषण अभियान में, जो पोषण अभियान चलाया गया था ना भारत सरकार के द्वारा, जन भागीदारी को बढ़ावा देने और लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए ये पुरस्कार दिया जा चुका है। कब? वर्ष 2021 में। और फिर वर्ष 2020 में इंदौर कलेक्टर जो कि मनीष सिंह थे उस समय, उनको स्वच्छ इंदौर अभियान के लिए जो है वह प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नागरिक सरकारी इंटरफेस, मतलब यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल और नागरिक उनको जोड़ के, इसीलिए तो मध्य प्रदेश जो है लगातार जो है वह स्वच्छता अभियान में लगातार वह जो है नंबर 1 पे बना हुआ है। क्लियर है? क्योंकि वो प्रयास ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस तरफ इंग्लिश में भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर हिंदी इंग्लिश की ज़्यादा इशू नहीं, जहाँ मुझे लगता है कि इसको इंग्लिश में भी रीड करना चाहिए वहाँ मैं रीड कर देता हूँ। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था में क्या नए इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में जो है वह ई-एफआईआर प्रणाली चालू की गई है। इसमें क्या होता है कि मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की सुविधा है। क्लियर है?
साइबर सेफ मध्य प्रदेश अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत राज्य साइबर सुरक्षा के लिए साइबर प्रशिक्षण प्रयोगशाला का संचालन किया जाता है। खास करके जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें इसके संदर्भ में ट्रेनिंग दी जाती है। साइबर सेफ मध्य प्रदेश, इनका ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने यहाँ बेफिजूल नहीं लिखा है। आपातकालीन अगर हम सेवाओं की बात करें, है ना, आपातकालीन अगर हम सेवाओं की बात करें यहाँ पर, तो डायल 100 अभी देखेंगे, परिवर्तन जो हुआ है उसको भी देखेंगे, लेकिन पहले ये समझ लें कि डायल 100 कब शुरू हुआ था। तो वर्ष 2025 से 2015 से डायल 100 को जो है प्रारंभ किया गया था, और डायल 101 अग्निशमन के लिए, डायल 108 एम्बुलेंस के लिए। क्लियर है? तो ये चीज़ें आगे हम देखेंगे। अभी जो मनमोहन जी की सरकार के द्वारा जो 112 संचालित कर दिया गया है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को मर्ज किया गया है, और हो सकता है इस पर प्रश्न भी पूछ ले, उसको हम आगे वाली स्लाइड में भी अब कवर करेंगे। जेलों में सुशासन के लिए क्या किया गया है सरकार के द्वारा? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालयों में ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था की गई है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ताकि कैदियों को बार बार लाने ले जाने की समस्या ना हो। ठीक है। फिर बंदियों के लिए, जो कैदी हैं उनके लिए ई मुलाकात प्रारंभ किया गया है, मतलब सीधी सी बात, आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। फिर इनकमिंग टेलीफोन सुविधा है, ऑनलाइन औद्योगिक प्रशिक्षण, तमाम चीज़ें, मतलब जो जेल में कैदी रहते हैं उनको औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वहाँ से जो है वो लोग कुछ प्रोड्यूस कर सकें, और उनको वहाँ पैसा भी मिलता है उसके माध्यम से, फिर वो अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकते हैं। फिर ई प्रिजन कार्यक्रम का जो है संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही सुरक्षा हेतु सभी जेलों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। तो ये कानून व्यवस्था के संदर्भ में। मैं अभी आपको जो है जो मध्य प्रदेश में जो पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू की गई है उसको भी किसी टॉपिक के साथ मर्ज करके पढ़ा दूंगा। ठीक है। चलिए, अब आता है राजस्व प्रशासन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या किए गए हैं। तो एक तो है भू रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार का। लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन जो है यह मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके लिए वेबसाइट है www.landrecordmp.gov.in। ठीक, इसमें अब ये जो डेटा लिखा है ये मेंस में काम आता है, अभी प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, लेकिन एक बार रीड करने के लिए आप देख सकते हैं कि 56,761 ग्रामों के 1.51 करोड़ भूमि स्वामियों के 3.97 करोड़ खसरा नंबरों का इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस तैयार किया गया है। तो ये इतनी बात हो गई। फिर साइबर तहसील, साइबर तहसील का क्या है भैया? इसका प्रारंभ 1 जून 2022 से को शुरू किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। साइबर तहसील जिसे प्रारंभ कब किया गया? 1 जून 2022 को पायलट प्रोजेक्ट के तहत दतिया और सीहोर में प्रारंभ किया गया था, और 2 फरवरी 2024 से यह सभी 55 जिलों में लागू कर दिया गया है। और साइबर तहसील का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ईज ऑफ लिविंग। ठीक है, ईज ऑफ लिविंग को जो है इंश्योर करना। इसके माध्यम से क्या कर रहे हैं? ये भूमि पंजीकरण, म्यूटेशन डिजिटल करना, है ना, भूमि का पंजीकरण या म्यूटेशन को डिजिटलाइज कर देना, और मैनुअल हस्तक्षेप को क्या करना है? घटाना है। तो डिजिटलाइजेशन करने से क्या है? बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे अगर आपको जो है अपना नक्शा खसरा डाउनलोड करना है भूमि का, तो आप क्या है उसको ऑनलाइन जो है डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि उसको आपके आधार से लिंक कर दिया गया है। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये हो गया साइबर तहसील। फिर एक पोर्टल है सारा पोर्टल। कौन सा पोर्टल? सारा पोर्टल। याद रखना है आपको। पहले तो सारा पोर्टल का स्मार्ट फुल नेम क्या है? वो है स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ये राजस्व विभाग का पोर्टल है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पोर्टल है। क्लियर है? फिर एक योजना चलाई जा रही है स्वामित्व योजना, और मुझे लगता है कि स्वामित्व योजना के संदर्भ में किसी एग्जाम में अभी प्रश्न भी पूछा हुआ है। स्वामित्व योजना, तो स्वामित्व योजना का प्रारंभ 24 अप्रैल को किया गया था पंचायती राज दिवस के अवसर पर। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाना। क्योंकि देखिए गांव में जो है ना, ज्यादातर जो मामले होते हैं ना, सिविल मामले जो कोर्ट में लंबित होते हैं, वो ये जमीन विवाद ही होते हैं। क्योंकि ऐसा रहता है कि प्रॉपर तरीके से नक्शा बनाए नहीं गए हैं, और वो नक्शा जो है कागजों में बने हुए हैं। तो होता क्या है कि मान लीजिए ये एक व्यक्ति की खेत है, अब ये दो व्यक्ति की खेत है। इधर ये दावा कह रहा है कि मेरी खेत यहाँ तक, इधर ये कह रहा है कि मेरी जमीन यहाँ तक है। अब इनके बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, मारकुटौल तो हो ही रहे हैं, साथ में न्यायालय में भी अनावश्यक जो है केस पेंडिंग रहते हैं। सिविल के मामले इतने पेंडिंग रहते हैं कि आप पूछिए मत। तो इसीलिए क्या किया जाए, एक सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाने के लिए जो है स्वामित्व योजना का प्रारंभ किया गया है। तो उद्देश्य आपको याद रखना। इसके अंतर्गत क्या की जा रही है? ड्रोन मैपिंग की जा रही है। संपत्ति कार्ड, कानूनी संपत्ति कार्ड इशू किया जा रहा है। जैसे एटीएम कार्ड होते हैं वैसे ही संपत्ति कार्ड इशू किया जा रहा है।
और अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, मतलब कौन किसकी संपत्ति है तो उसका जो है अधिकार, जैसे एटीएम कार्ड होते हैं ना, तो एटीएम कार्ड में आपके बैंक से रिलेटेड पूरी जानकारी होती है, वैसे ही संपत्ति कार्ड बनाया जा रहा है स्वामित्व योजना के तहत। ठीक है, तो ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हो गया। अब हम देखते हैं नागरिक अधिकार और सेवाओं के संबंध में जो ई गवर्नेंस के प्रयास है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो मध्य प्रदेश में आप सबको पता है मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू की गई है, लागू किया गया है 2010 से। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2010 से। अब तो इस पर प्रश्न नहीं पूछेगा क्योंकि कई बार पूछ चुका है, लेकिन फिर भी जो नए स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता रहता है चीज़ें, है ना, जो अभी नई नई अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर क्या किया गया है, 2010 से इसको लागू किया गया है। कब से प्रभावी है ये? 18 अगस्त 2010 से प्रभावी है, मतलब इसको लागू किया गया और प्रभावशाली है 25 सितंबर 2010 से। इसमें कुल 11 धाराएं हैं और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसे लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। क्लियर है बात। और जनवरी 2023 तक 48 विभागों की 696 सेवाओं को इसके अंतर्गत अधिसूचित कर दिया गया है, सर्विस जो है वो नोटिफाइड कर दिया गया। इसका मतलब क्या है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम क्या है, आपको अगर इसकी जानकारी हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपको एक निश्चित समयावधि में वह सेवाएं प्रदान की जाती हैं। क्योंकि हमने सुशासन के 3 कोर एलिमेंट देखे थे ना, की एलिमेंट देखे थे। एक उसमें क्या था, एक समयबद्ध तरीके से काम करना, है ना, मतलब जो टाइम बाउंड मैनर में काम करना, तो ये बहुत जरूरी। पहले ऐसा होता था कि मान लीजिए आप जाति सर्ट प्रमाण पत्र बनवाने गए, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने गए, आपने आवेदन जमा करके आया या एप्लीकेशन दिया, अब वो पेंडिंग है। अब आप बाबुओं के चक्कर काट रहे हैं, साहब कब बन जाएगा, साहब कब बन जाएगा। हाँ बना देंगे ना, बना देंगे। अब ऐसा नहीं है भैया, अब उसमें टाइम दिया जाता है कि आपका ये वाला जो मैटर है इसको इतने दिन में डिस्पोज किया जाएगा। तो इससे क्या है, मान लीजिए आपको 7 दिन का टाइम दिया गया कि 7 दिन में आपकी इस आवेदन पर कार्यवाही हो भी जाएगी या हो जाएगी, चाहे बना के दे दिया जाएगा, चाहे रिजेक्ट किया जाएगा। और अगर रिजेक्ट किया जाएगा तो कारण बताया जाएगा। तब आप भी एश्योर हैं क्या, मुझे 7 दिन वेट कर लेना है। अब वहाँ 1 महीना आपको जो है लटका के रखे ऑफिस में, बाद में बोले कि आपका ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं है जी इसमें। आप बोले कि साहब ये पहले बता दिए होते। अब फिर आप वो डॉक्यूमेंट लगाए, फिर 1 महीना चल रहा है ऐसे। तो ये ना हो, इसके लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू की गई है और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। ये हमारा एक अचीवमेंट है और मतलब दिल से मैं इस बात की जो है तारीफ करता हूँ मध्य प्रदेश सरकार की कि उन्होंने इस मामले में तो अच्छा काम किया है। मतलब नो डाउट काफ़ी सर्विसेज को प्रोवाइड करने में अच्छा काम किया है। ठीक है, फिर है एक और है, मध्य प्रदेश लोक सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। कब से? 2010 से ही। इसका उद्देश्य क्या है? त्वरित सेवाएं प्रदान करना और समाधान एक दिन। आपने सुना होगा समाधान एक दिन, मतलब कोई भी समस्या है उसका अगर पॉसिबल होगा तो एक दिन में समाधान दिया जाएगा। ये फरवरी 2018 से प्रारंभ किया गया। तो ये तारीखें आपको याद रखनी है। एक्चुअली ये वाला जो है ना, ये यहाँ नीचे होना चाहिए था, थोड़ा सा मिस हो गया है। तो समाधान एक दिन, ये एक अलग हेडिंग है, इसको प्रारंभ किया गया था 2018 में। तो ये सारी जो प्रयास हैं वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। क्लियर है बात। फिर इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन, आप सबने काद बार तो जरूर ट्राई किया होगा। सीएम हेल्पलाइन 181 व जन सेवा, है ना, सीएम हेल्पलाइन 181 व जन सेवा, इसको प्रारंभ कब किया गया था भैया? तो 31 जुलाई 2014 को किया गया था। ये डेट याद रखना। ठीक है, सीएम हेल्पलाइन। अब सीएम हेल्पलाइन क्या है, आप सभी को पता है कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी शिकायत को लेकर के विभागों की, वो आप जो है डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं और एक निश्चित समय के अंतर्गत जो है वह क्या किया जाता है, उसका समाधान किया जाता है। क्लियर है बात। और इसके साथ ही क्या किया गया है, 2020 में, कब? 2020 में जो महिला हेल्पलाइन है 181, उसे सीएम हेल्पलाइन के साथ जो है मर्ज कर दिया गया, एकीकृत कर दिया गया। क्लियर है बात। फिर एक और भी है सीएम जन सेवा, इसकी शुरुआत 11 जनवरी 2021 को की गई थी। तो सीएम जन सेवा का क्या है, यही है 181 पर कॉल करते हैं या व्हाट्सएप से जो है वह आप निशुल्क सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? जैसे निवास प्रमाण पत्र चाहिए, आय, चालू खसरा, खतौनी, चालू नक्शा, भू अधिकार पुस्तिका, स्पेसीमेन की कॉपी, ये सब तमाम चीज़ें जो है आप ये सीएम जन सेवा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है बात। ठीक है, इसीलिए शिवराज मामा 3 कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के। समझ रहे हो? कुछ अच्छा भी काम किए थे वो, बाकी चीज़ें तो ठीक है, नेता नगरी का अपना चलता रहता है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें जो है गुड गवर्नेंस की दिशा में मतलब
ठीक-ठाक काम हुआ था मध्य प्रदेश में, है ना? वो अलग बात है कि अभी भी हम अविकसित स्थिति में हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ और सब तमाम चीज़ें जो एस्टेब्लिश होनी चाहिए थी, वो एस्टेब्लिश हुई नहीं हैं। खैर, चलिए अब हम देखते हैं नया इमरजेंसी नंबर जो अभी मोहन यादव जी की सरकार के द्वारा किया गया है, वो 112 लॉन्च किया गया है। अब सवाल ये है कि भाई जब पहले से 100 चल रहा था तो फिर ये नया तामझाम करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? पुरानी वो जो टाटा सफारी की गाड़ियाँ थी उनको भी रिप्लेस कर दिया गया है और उनकी जगह महिंद्रा का स्कॉर्पियो है ना जो ऐड किया गया है। तो क्यों जनता का पैसा बर्बाद करना? तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली 112 का उद्देश्य ये था कि इसके माध्यम से क्या किया गया है, ये अलग-अलग जो सर्विसेज़ हुआ करती थी ना, जैसे 100, 108 है ना, 101, 190 है ना, मतलब जो हाईवे में एक्सीडेंट से रिलेटेड है, 1930, 139, 1999, ये जितने बहुत सारे जो नंबर थे अलग-अलग सर्विसेज़ के लिए, उन सबको क्या है एक जगह, एक प्लेटफ़ॉर्म में क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। क्लियर है बात? इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस है और इसको लॉन्च किया गया था, बहुत इम्पोर्टेंट है, इस डेट को याद रखना, 14 अगस्त 2025 को। कब? 14 अगस्त 2025 को जो है पीएम मोहन यादव जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और इसका इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें बहुत सारी सर्विसेज़ जो पहले अलग-अलग जिनके लिए स्पीड डायल हुआ करता था, उन सबको अब एक जगह मर्ज कर दिया गया। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब आता है, अब हम कुछ नीतियाँ मतलब कुछ संस्थानों के बारे में, कुछ इंस्टीट्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जा सकता है कि इसको कब इस्टैब्लिश किया गया था और यह पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर है। ख़ास करके जैसे जो भोपाल वगैरह के इंस्टीट्यूट हैं, उन पर तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है? तो अब हम इसमें देख लेते हैं, एक संस्थान है जिसका नाम है, इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना भी होगा, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस। सीधी सी बात, ये एक ट्रेनिंग संस्थान है जहाँ पर जो अधिकारी वर्ग के जो लोग होते हैं ना, उन्हें गुड गवर्नेंस के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब उन्हें बताया जाता है कि तुम वो अब ब्रिटिश मानसिकता छोड़ो जिसमें आप अपने आप को अधिकारी बाबू समझते थे। अब उस मानसिकता को छोड़ करके, है ना, वह जनता के मतलब जो है जनता के लिए जो है वह क्या है, अवेलेबल हो। अब जनता के लिए काम करो, आप जनता के मालिक नहीं, आप जनता के नौकर हैं। इसी तो उसमें नाम दिया गया ना, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। तो उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उनके अंदर के घमंड को तोड़ा जाता है कि अब उतर आओ, ज़मीन में आ जाओ अधिकारी बाबू, अब ज़मीन में आके लोगों के लिए काम करो। ठीक है? घटना भी बहुत सारी ऐसी हुई हैं, बहुत सारे आप रील्स-वील्स देखते रहते हैं। ख़ैर, इसकी जो स्थापना की गई थी 2007 में, कहाँ पर की गई? भोपाल में। पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट तो ये है। प्रशासन का अगर देखें किसके द्वारा इसका प्रशासन किया जाता है, तो सामान्य प्रशासन विभाग इसकी देखरेख करता है। इसकी भूमिका क्या है, रोल क्या है? तो इसका है, राज्य का अकादमिक थिंक टैंक है। यह स्टेट एकेडमिक थिंक टैंक है, जहाँ पर विचार-विमर्श किया जाता है, ठीक है, कि कैसे मध्य प्रदेश में सुशासन को बढ़ाया जाए। सुशासन, नीतिगत सुधार, पॉलिसी रिफॉर्म और प्रशासनिक रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वह रिसर्च यहाँ पर किया जाता है। क्लियर है? इसके प्रमुख प्रकाशन की अगर हम बात करें तो ये क्या-क्या प्रकाशित करता है? तो इसके द्वारा जो है मध्य प्रदेश युवा नीति 2023 का जो है प्रकाशन किया गया था, जिसमें युवा नीति बताई गई थी। फिर इनके द्वारा सुशासन एवं विकास रिपोर्ट 2022 में पब्लिश किया गया, जिसे 4 अप्रैल 2022 को दिल्ली में जारी किया गया था। ठीक है? और 2023 का ये संस्करण रहा है। 2023 का संस्करण है जिसे 2022 में, सॉरी, सुशासन एवं विकास रिपोर्ट 2022 में और 2023 का संस्करण जो है इशू किया गया था। तो इसमें हमारे लिए महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश युवा नीति 2023, क्योंकि उसके बाद अभी कोई नई नीति नहीं आई है। ठीक है? अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? AIGGPA की प्रमुख गतिविधियाँ, मतलब और ये क्या-क्या करता है? तो इसके द्वारा एक गतिविधि की जाती है, सीएम यंग प्रोफेशनल फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 2021 से प्रारंभ किया गया है। इसके माध्यम से क्या किया जाता है? जिलों में स्थानीय मुद्दों की पहचान की जाती है कि भाई किस जिले में क्या समस्या है। जैसे बुंदेलखंड के जिलों में पानी की समस्या है, किसी और जिले में क्या, मतलब किस-किस प्रकार की जो है समस्याएँ विद्यमान हैं, उनकी पहचान की जाती है इस संस्थान के इस प्रोग्राम के तहत। फिर इसी के अंतर्गत जो है वह मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना चलाई जाती है 2022 से। कब से? 2022 से जो है वह मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, युवा जिनकी उम्र 18 से 29 वर्ष है, तो एक ये योजना भी है, आपके एग्जाम में आप योजना पढ़ते ही हैं, है ना? जो स्नातक और परास्नातक मतलब जो है
स्नातक हैं और परास्नातक हैं उनको रोजगार कौशल एवं प्रशासनिक अनुभव करवाया जाता है। ठीक है। इन मुख्यमंत्री जनसेवा मित्रों को मतलब इन्हें जो है इनको नाम दिया जाता है आफ्टर प्रशिक्षण जो है आफ्टर ट्रेनिंग इन्हें नाम दिया जाता है मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र। इन्हें 6 माह की इंटर्नशिप और 8,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर है। और इसका काम क्या होता है, ये जो मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना है इसके अंतर्गत जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं उनका काम क्या होता है, सरकारी योजनाओं का प्रचार करना। मतलब गांवों में जाएंगे, जिलों में जाएंगे, लोगों को योजनाओं के बारे में बताएंगे, समझाएंगे किन किन डॉक्यूमेंटों की जरूरत है, क्योंकि लोगों को तो नहीं पता रहता ना कि क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। जन जागरूकता करना और समुदाय सेवा करना, कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान है दोस्तों, जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको जो है सब ठीक ठाक लग रहा होगा। इसके बाद में जहां आप जाने के लिए लगातार सतत मेहनत कर रहे हैं, अब हम देखते हैं प्रशासनिक एवं ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान। तो प्रशासनिक संस्थान के लिए अगर हम देखते हैं तो कौन सा संस्थान है, RCVP नरोन्ना प्रशिक्षण अकादमी। कहाँ पर है, भोपाल में है। ये सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। कब की गई थी, 1966 में। तब इसका नाम लाल बहादुर शास्त्री संस्थान हुआ करता था। फिर 1967 में इसे जो है सास प्रशिक्षण संस्थान के रूप में जो है स्थापित किया गया। 1975 में इसका नाम बदल के मध्य प्रदेश प्रशासन एकेडमी रखा गया। फिर 1987 में जो है इसे शीर्षस्थ संस्था बनाया गया प्रशासन की ट्रेनिंग के लिए। अब आप मध्य प्रदेश MPPSC के थ्रू जो है किसी भी सर्विस में जाएं, आपको नरोन्ना ले जा करके एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग दी ही जाती है। चल रहा है, सब लोगों को वहाँ पहुँचना है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब पहुँचेंगे, मतलब मैं ऐसा प्रे भी करूँगा। ठीक है। और बाकी आप मेहनत करेंगे तो निश्चित ही आप वहाँ पर पहुँचेंगे। ठीक है। और फिर 2021 में इसका वर्तमान नाम जो RCVP नरोन्ना प्रशासनिक अकेदमी रखा गया है। ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये किन के नाम पर इसका नाम बदल के ये RCVP नरोन्ना प्रशासनिक अकेदमी किया गया है। क्लियर है बात। तो ये हो गया RCPV नरोन्ना प्रशासनिक अकेदमी। फिर है राज्य ग्रामीण विकास संस्थान SIDR। अब इसका नाम बदल के MGSIDR कर दिया गया है। ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट। अब इसका नाम हो गया है महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। अगर आप जबलपुर से बिलोंग करते हैं तो जबलपुर में जो है जो विजयनगर वाला जो रास्ता है वहाँ पर जो एक SBI चौक पड़ता है, वहाँ पर इसका जो है हेड क्वार्टर है। क्लियर है बात। मतलब पूरा संस्थान की जो है बिल्डिंग बनी हुई है, अच्छी खासी बड़ी बिल्डिंग है। वहाँ पर जो है वह क्या है, जो पंचायत में जो लोग होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो चलो रीड ही कर लेते हैं। स्थापना कब की गई थी, 1964 में। हेड क्वार्टर कहाँ है इसका, जबलपुर में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। ठीक है। फिर जो है बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है आपको कब नाम बदला गया, कब क्या क्या, सब तमाम चीज़ें छोड़ो। कार्य क्या है इसका, ये इंपॉर्टेंट। तो इसका कार्य है पंचायत राज प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना। अब आपको पता है भाई, सरपंच हैं, पंच हैं, अब उन्हें तो नहीं पता ना कि शासन के काम को कैसे चलाना है। अब तो धीरे धीरे ट्रेनिंग होने लग गई, लेकिन फिर भी उनको जो है पॉलिसी बनाना है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए प्रशिक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो वही जो है ट्रेनिंग ऑफ पंचायती राज रिप्रेजेंटेटिव, ये इसका काम है। मतलब जो पंचायती राज के प्रतिनिधि होते हैं, सरपंच, पंच, ये सब तमाम लोगों को उन्हें प्रशिक्षण देने का काम यहाँ पर किया जाता है। कई बार प्रशिक्षण विशिक्षण होता भी है। मैं तो जब जबलपुर में अभी रहता हूँ तो ऐसे घूमते घामते जाता हूँ, तो प्रशिक्षण वगैरह चलते ही रहते हैं यहाँ पर। ठीक है। और फिर बाद में मुख्यमंत्री साहब वहाँ भोपाल में बैठ के इनकी जो है मीटिंग भी आयोजित करवाते हैं। वो न्यूज में भी आता है, अगर आप कुछ MP की न्यूज वगैरह देखते होंगे तो। फिर है MP सेडेक, है ना। क्या है MP सेडेक, ये क्या है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसको फुल फॉर्म इसका हिंदी में कहते हैं राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम। क्या कहते हैं, राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्लियर है। ये क्या है, 51 जिलों में इसके द्वारा दक्ष केंद्रों का प्रशिक्षण किया जाता है। और ये ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है। क्या करता है, यह ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। फिर है एक और है जिसका नाम है IPCO। क्या नाम है, IPCO। ये है पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन। क्या है, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन है। ये इसकी स्थापना 1981 में की गई थी, भोपाल में की गई थी, इंदिरा गांधी जी के द्वारा।
ठीक है, इप्को, ठीक, इन्वायरमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन 1981 में बनाया गया है भोपाल में इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक कि ये संस्थान है। तो अब ये संस्थान हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग एवं आकांक्षी कार्यक्रम, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है चलाए जा रहे हैं। तो ये क्या है, तो नीति आयोग के संदर्भ में तो हम आयोग में पढ़ते हैं, एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमें पता है जो राज्य नीति आयोग है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव, है ना। फिर इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, इसका जो प्रमुख कार्य होता है वह सीएम प्रगति पोर्टल की समीक्षा करना, एसडीजी का प्रकाशन किया जाता है जिसके बारे में अभी आप लोग रटने में लगे होंगे, मध्य प्रदेश की रैंकिंग, मध्य प्रदेश की रैंकिंग, है ना। फिर है नीतियां बनाना, ठीक है, और विज्ञान प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, सहकारिता के संदर्भ में, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होता है ना, और वाटर कॉन्क्लेव होता है, इसमें सहयोग प्रदान करता है ये आयोग का। अगर हम क्रमिक विकास देखें तो 24 अक्टूबर 1972 को जो है राज्य योजना बोर्ड के नाम से इसे स्थापित किया गया था, और अभी 28 अगस्त 2023 में मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग के रूप में इसे स्थापित किया गया है, नाम बदला गया है, सीधी सी बात ये क्लियर है। अब ये इधर देख लीजिए, आकांक्षी जिला व विकास खंड कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। ये 2018 में प्रारंभ किया गया है, किसे, आकांक्षी जिला कार्यक्रम को, आकांक्षी जिला कार्यक्रम को 2018 में प्रारंभ किया गया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को 2018 में प्रारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश पहला राज्य है इसको प्रारंभ करने वाला, ठीक है। देश भर के 117 जिलों में से मतलब जिलों में 75 संकेतकों व 6 मापदंडों, मापदंड कौन कौन से हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय समावेशन और कौशल, इसके आधार पर जो है वह प्रगति को क्या किया जाएगा, मेजर किया जाएगा, जो डेवलपमेंट है उसको मेजर किया जाएगा। तो अब आप देखो ये 75 संकेतक तो आपको याद नहीं होंगे, लेकिन ये जो 6 मापदंड है ना, इनको रट्टा मार लेना है। 6 मापदंड कौन कौन से हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तीय समावेशन और कौशल, है ना। ये जो है, एक मिनट, तो इन जो मापदंड हैं इन्हें आप लोग जो है याद कर लेना, ठीक है। फिर इसी के साथ ही वह क्या है, विकास खंड कार्यक्रम जो है चलाया गया है, जो ब्लॉक वाला कार्यक्रम चलाया गया है, विकास खंड कार्यक्रम, ये 2023 में चलाया गया है। कब चलाया गया है, 2023 में। और इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, प्रदेश के जो 42 पिछड़े विकास खंडों को जो है मुख्य धारा से जोड़ना इसका उद्देश्य है, ठीक है। और सभी 50 आकांक्षी विकास खंडों में उच्च मापदंड लक्ष्य रखा गया है, मतलब यही स्वास्थ्य, जो सर्विसेज है उनको बेटर करना, एजुकेशन को, एग्रीकल्चर के को, इंफ्रा को, इनका क्या है, इनको अच्छे से बनाना, डेवलप करना, सीधी सी बात तो ये, क्योंकि आपको पता है बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पहुँचने के लिए प्रॉपर सड़कें भी नहीं हैं, ठीक है। तो आकांक्षी जिला कब चालू किया गया है भैया, 2018 में, और ब्लॉक कब चालू किया गया है, 2023 में। यहाँ तक की बात सभी लोगों को स्पष्ट हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखते हैं हम लोग ई गवर्नेंस एजेंसियाँ और शिक्षा पोर्टल जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में। एक है मैप आईटी है, क्या है, मैप आईटी है। कई बार आप ऑनलाइन वेबसाइट खोलते होंगे तो ये आपको दिख जाता होगा। इसकी स्थापना 3 मई 1999 को की थी। कब की गई थी, कब की गई थी, 3 मई 1999 को, विज्ञान व तकनीकी विभाग के अंतर्गत। इसका काम क्या होता है, यही जो संस्था है यही डिजिटल भारत व ई गवर्नेंस योजनाओं का कार्यान्वयन करता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मैप आईटी है, इसका काम है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस स्कीम। फिर है पंचलेखा, 2005 में प्रारंभ किया गया था। इसका काम क्या है, पंचायत स्तर पर वित्तीय प्रबंधन व लेखा परीक्षण का डिजिटलीकरण। सीधी सी बात यह है, पंचलेखा जो 2005 में प्रारंभ किया गया था, इसका काम यह है कि जो पंचायत लेवल पर जो भी उनका अकाउंटिंग है ना, उसको डिजिटलाइज कर देना, ताकि उसमें भी करप्शन को कम किया जा सके। फिर समग्र पोर्टल, आप सबने समग्र आईडी अपना बनवाया हुआ है, 2017 में प्रारंभ किया गया था। इसका काम क्या है, समाज कल्याण योजनाओं का एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्योंकि जो भी आप, जिन भी योजनाओं से आप जुड़े हुए होंगे, उन सब का जो है सबका जो डेटा है वो इस पोर्टल में उपलब्ध हो जाएगा। यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर सोशल वेलफेयर स्कीम कब प्रारंभ किया गया था, 2017 में, ये आप लोग याद रखना। क्योंकि इसके माध्यम से मान लीजिए कोई जिसके पास बीपीएल कार्ड है तो उसका वो कार्ड से रिलेटेड, और कोई मान लीजिए उसके पास आयुष्मान का लाभार्थी है तो उसके संदर्भ में सारा डेटा जो है समग्र पोर्टल में वो अपलोडेड रहता है।
फिर एक मुख्यमंत्री डैशबोर्ड है, 2017 में जो है इसे प्रारंभ किया गया था। इसमें क्या किया जाता है, योजनाओं की रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग की जाती है। सरकारी विभागों के द्वारा क्या किया जाता है, जो योजनाएं जो चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड किससे संबंधित है, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ जो स्कीम्स है ना, तो स्कीम्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए योजनाएं चलाई जाए। इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट इनको याद रखना। फिर अगर हम शिक्षा संबंधी पहल की बात करें, एजुकेशन से रिलेटेड, तो मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है कब, 2018 में। कब, 2018 में मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है। बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रमुख नागरिक व अवसंरचना पोर्टल। अब हम पोर्टल और ऐप देख लेते हैं, क्योंकि इससे प्रश्न पूछने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो नागरिक व अवसंरचना पोर्टल अगर हम देखें, तो आप तो को पता है, एक है हमारा एमपी ऑनलाइन, हम सब इसका यूज करते हैं। इसको प्रारंभ किया गया था जुलाई 2006 में। कब, जुलाई 2006 में। और यह टीसीएस, इसका टीसीएस और मध्य प्रदेश सरकार का जो है वह सरकारी उपक्रम है। क्या है, मध्य प्रदेश सरकार का टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और मध्य प्रदेश सरकार का सरकारी उपक्रम है। और इसमें देखो तीनों प्रकार की सर्विसेज मिलती हैं। G2C, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, और बिजनेस टू कस्टमर। तीनों प्रकार की सर्विसेज जो है इसके द्वारा प्रदान की जाती हैं। इसीलिए एक बार पीएससी में क्वेश्चन पूछा था, उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था, तो इस वजह से उस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ गया था शायद तक। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, क्योंकि उसमें पूछा था कि एमपी ऑनलाइन जो है किस प्रकार की सर्विस है, या ऐसा करके कुछ तो भी पूछा था, श्योर नहीं हूं मैं, लेकिन हाँ कुछ तो भी था क्वेश्चन। तो जो एमपी ऑनलाइन है उसमें तीनों प्रकार की सर्विसेज हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वान देख लीजिए, स्वान 2008-9 में, इसका फुल फॉर्म है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। भोपाल में इसे इस्टेब्लिश किया गया है। ये क्या करता है, ये जो सरकारी विभाग होते हैं ना, जैसे मुख्यमंत्री साहब विभिन्न विभागों से जुड़ते हैं, और उनकी जो ऑनलाइन जो मीटिंग वगैरह होती है, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री साहब कैसे वहाँ पर वो एक ऑफिस होता है जिसमें वो राउंड टेबल लगा होता है, और बीच में एक बहुत बड़ा सा टीवी टाइप का जो डिजिटल मतलब पैनल लगा होता है, डिजिटल पैनल, वहाँ पर जो है कनेक्ट किया जाता है वेरियस डिपार्टमेंट को, तो स्वान के थ्रू ही किया जाता है। आईसीटी में भी आपने पढ़ा होगा। फिर है ई टेंडरिंग, 2006 से प्रारंभ किया गया था। नागरिक सुविधा केंद्र सीईसी, ये इंपॉर्टेंट है, इसका डेट आपको याद रखना है। ये इसकी जो डेट है वो है 25 अगस्त 2008 को जो है वह सीईसी को जो है प्रारंभ किया गया था। कब, 25 अगस्त 2008 को सीईसी, सिटीजन सर्विस सेंटर इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिटीजन सर्विस सेंटर कहा जाता है। इसके माध्यम से क्या है, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, और इसके साथ ही जो भी गवर्नमेंट पोर्टल है, जिनमें जो भी काम होते हैं, उसे ग्रामीण स्तर पर लोगों को प्रदान करना इसका उद्देश्य होता है। इसमें क्या है, एक अथॉराइज्ड सेंटर बना दिया जाता है, जो कोई गांव का ही व्यक्ति जो है, या कोई व्यक्ति, उसमें उसको रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, और वो क्या करता है, लोगों को फिर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बस उसमें पोर्टल शुल्क लिया जाता है, बाकी सारी सर्विसेज फ्री होती हैं। फिर समाधान ऑनलाइन, फरवरी 2006 में शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट 2012 में। तो मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का भी यूज आप सब लोगों ने यूज किया ही होगा, कभी जाति प्रमाण पत्र के लिए या जन्म प्रमाण पत्र के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो राजस्व प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, लाइसेंस, पेंशन, इस सब के लिए, ठीक है। एक आपको ये ज्ञानदूत याद कर लेना है। ज्ञानदूत 2000 में इसको शुरू किया गया था धार जिला से, है ना। ये ग्रामीण इंट्रानेट है। क्या है, ग्रामीण इंट्रानेट है, मतलब गांवों के लिए, ठीक है, ज्ञानदूत। तो इस तरीके से, और फिर ये ई दक्ष परियोजना जो मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में बताया था ना, कि ई दक्ष परियोजना का संचालन किया जा रहा है। इसमें क्या किया जाता है, जो शासकीय अधिकारियों को आईटी प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि भाई पुराने शासकीय अधिकारी, उनको कंप्यूटर चलाना या उसका यूज करना नहीं आता, तो उसके लिए प्रशिक्षित किया जाता है। और जन सुनवाई, तो जन सुनवाई तो आपको पता ही है, प्रत्येक मंगलवार को इसका आयोजन किया जाता है सांसद, कलेक्टर, विभागाध्यक्षों के द्वारा। इसके साथ ही 2023 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वह आत्मनिर्भर पोर्टल प्रारंभ किया गया है। क्या प्रारंभ किया गया, आत्मनिर्भर पोर्टल। आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पोर्टल लॉन्च किया गया है। वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इसमें क्या है, 4 स्तंभ है। कितने स्तंभ है, 4। आत्मनिर्भर पोर्टल के, या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ही 4 स्तंभ है। और वो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर सुशासन, गुड गवर्नेंस, स्वास्थ्य और शिक्षा, है ना, एजुकेशन एंड हेल्थ,
और अर्थव्यवस्था और रोजगार, है ना, इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट। ये 4 स्तंभ हैं, इन चारों स्तंभों के नाम याद रख लेना। क्लियर है बात? इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा डेटा जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही याद रखना। अगर उससे प्रश्न बन गया तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा ज़बरदस्ती सारी चीज़ें रट्टा मारना नहीं शुरू कर देना। कितना याद करोगे यार, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। फिर हम विशेष नवाचारों को देख लेते हैं मध्य प्रदेश में। तो जियो फॉरेस्ट, अभी मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये बताता हूँ आपको। जियो फॉरेस्ट जो है एक सर्विस है, 2018 से इसको शुरू किया गया है, वन विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें जो है जीआईएस जो है तकनीक से वनों का डिजिटल मानचित्रण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? जीआईएस जो तकनीक है उसके माध्यम से वनों का डिजिटलाइजेशन, डिजिटल मानचित्र जो है तैयार किया जा रहा है। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य है जिसमें वनों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। 2018 में प्रारंभ किया गया था। फिर है एक ऐप है जिसका नाम है फार्म गेट ऐप। कौन सा है? फार्म गेट ऐप 2022 में से प्रारंभ किया गया था। यह ऐप अपनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। तो इसका जो संचालन है वह राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्य कृषि विपणन बोर्ड, स्टेट एग्री मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा किया जाता है। एक्चुअली इस ऐप को, जो आपने एक नाम सुना होगा ना, ई नाम, इसके तहत जो है प्रारंभ किया गया था। इसका उपयोग वर्तमान में 8 लाख किसानों के द्वारा किया जाता है और इसके माध्यम से 8.35 करोड़ क्विंटल अनाज के विक्रय किए जा चुके हैं। तो ये डेटा आपको याद नहीं रखना है, बस ये शुरू की चीज़ें आपको याद रखनी है कि कब प्रारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश इसको अपनाने वाला पहला राज्य है और इसका संचालन राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा किया जाता है। ये कुछ नहीं है, एक ऐप है जो किसान अपने मोबाइल में डाउनलोड करता है। उसकी जो भी उपज होती है, ठीक है, और उसकी क्वालिटी फोटो वोटो ले करके उस उपज को जो है कितना उसके पास कितना अमाउंट है, मतलब कितने क्विंटल है, टन है, जो भी है, उसको वो पूरे उसमें जो है फीड करता है। और उसके बाद ये ऐप क्या करता है, जो व्यापारी होते हैं उनसे उसको कनेक्ट कर देता है। जैसे और ई कॉमर्स वेबसाइट होते हैं ना, वैसा ही है, ठीक है। फिर एक पेपरलेस ई पंजीयन का प्रारंभ किया गया है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में क्या किया गया है? मध्य प्रदेश दस्तावेजों का पूर्णतः पेपरलेस ई पंजीयन शुरू करने वाला पहला राज्य है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है जो आपको ऐसा याद कर लेना है। जैसे अभी अपना जो बजट प्रस्तुत किया गया है, अब अभी 2026 वाला, तो आपको पता ही कि मध्य प्रदेश का पहला पूर्णतः डिजिटल बजट है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ों को जो है यहाँ पर किया गया है। अब ये है और भी कुछ इसमें ऐप हैं, प्रमुख ई गवर्नेंस ऐप हैं, तो इनको एक बार आप देख लीजिएगा। ये आप आईसीटी में भी पढ़ते हैं। चलो एक बार मैं रीड ही कर देता हूँ। आरोग्य सेतु, आपको पता है कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए बनाया गया था। आरंभ ऐप सड़क सुरक्षा के लिए बनाया गया था। सी विजिल पीवाईक्यू पूछा जा चुका है चुनाव में शिकायतों के संदर्भ में, मतलब कोई चुनाव जब आचार संहिता लागू होता है उस समय शिकायत के लिए सी विजिल ऐप है। समाधान ऐप, तो समाधान ऐप भी चुनाव आयोग से संबंधित है। किससे? चुनाव आयोग से। दर्पण ऐप है, ये डाक बीमा से संबंधित है। किससे संबंधित है? डाक बीमा से संबंधित है। क्या? दर्पण ऐप, ठीक है। तो इसके आपको याद रखना है। फिर ई पाठशाला, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इसको यूज किया हो। इसमें एनसीईआरटी की किताबें फ्री में उपलब्ध करवाई जाती हैं, ठीक है। ये जनधन दर्शक जो ऐप है इसको आपको याद रखना है, ये बैंकिंग सुविधाएं आसान बनाने के लिए है। जनधन दर्शक ऐप इंपॉर्टेंट है। फिर एक मेघदूत ऐप है, मेघदूत ऐप, ये मौसम का पूर्वानुमान बताने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है, मतलब एक तरीके का वेदर ऐप है। और यहाँ से जो है आपको एक सचेत ऐप के बारे में याद रखना है। सचेत ऐप, ये बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के हेतु इसका यूज किया जाता है। फिर उमंग ऐप इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है इस पर प्रश्न। ये न्यू एज गवर्नेंस के लिए, क्या क्योंकि आपको पता है कि उमंग ऐप के माध्यम से वेरियस जो सरकारी सेवाएं हैं उनको एक ही जगह प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे पैन कार्ड से रिलेटेड, सर्टिफिकेट से रिलेटेड तमाम जो सर्विसेज हैं उनका पूरा डॉक्यूमेंट एक ही जगह जो है वह उपलब्ध करवाया जाता है। और अच्छा हाँ, एक तो बच ही गया, तेज और भीम ऐप। तो भीम ऐप का तो मालूम है आपको, डिजिटल पेमेंट हेतु ये यूज होता है। फिर ये बाकी चीज़ें हैं, इनको एक बार जो है आप लोग रीड कर लेना क्योंकि आप इनको आईसीटी में पढ़ते ही। जो मुख्य चीज़ें थी जो मुझे पढ़ानी थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा दी है। ये एक कुछ फैक्ट हैं जो महत्वपूर्ण हैं, इनको एक बार आप देख लीजिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, मैं थोड़ी देर के विलुप्त हो जाता हूँ,
है ना? तो प्रगति पोर्टल है मध्य प्रदेश में विकास परियोजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा हेतु। तो प्रगति पोर्टल पोर्टल किस लिए है? मध्य प्रदेश में जो विकास परियोजनाएं हैं उनकी उच्च स्तरीय समीक्षा के लिए प्रगति पोर्टल है। जो सुशासन सूचकांक है, ठीक है, गुड गवर्नेंस जो इंडेक्स है 2020-21, इसमें मध्य प्रदेश ग्रुप बी में पहले स्थान पर है। सुशासन सूचकांक जो 20-21 का है उसमें मध्य प्रदेश ग्रुप ग्रुप बी के जो राज्य है उसमें पहले स्थान पर है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो पुलिस कमिश्नरी प्रणाली है जिसके बारे में मैंने आपको बोला भी है कि मैं किसी उसमें पढ़ा दूंगा आपको। तो पुलिस कमिश्नरी प्रणाली जो है वह मध्य प्रदेश में 9 दिसंबर 2021 को भोपाल और इंदौर में जो है लागू की गई थी। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ थाना की अगर हम बात करें तो गृह मंत्रालय द्वारा देश भर के 10 सर्वश्रेष्ठ थानों में देवास की सिविल लाइन को चुना गया है, तो इसे भी याद रखना। आरटीआई अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन, एमपीपीएससी प्रश्न पूछ चुका है, 2005 में ये अधिनियम लागू किया गया था भारत सरकार में और 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में लागू है। अब डायल 100 तो अब 112 में कन्वर्ट हो गया है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट रही हैं जिनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा कर ली है। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ये मेरा एक प्रयास है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिनसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं उनको आप तक पहुँचाऊँ। ठीक है, आप लोग अपना जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो लिटरली आप मैं अगर कहूँ तो मतलब अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जनरली आजकल चीज़ मतलब जो छात्र हैं उनको सारी चीज़ें क्विक चाहिए होती हैं। मतलब वो चाहते हैं कि उनको जो भी चीज़ें हैं, है ना? वो बहुत जो है क्विकली मिल जाए। तो आप इतने पेशेंस के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं, मतलब आप लगन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि और मतलब ऐसी मेरी आशा है कि आप इस एग्ज़ाम में ज़रूर सफल हों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।